Hello everyone, today we are going to start chapter number 6 Molecular Basis of Inheritance। बेसिकली इस चैप्टर में हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनिमल्स हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को लेकर जाए, वो क्या है? वो है डीएनए। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन वो वायरस होते हैं। कुछ वायरस है जैसे रेट्रोवायरस, तो उनके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को ही न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। तो याद रखना, डीएनए और आरएनए किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल भी हैं ये। अब अगर ह्यूमन के केस में बात की जाए तो ह्यूमन के पास में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, देखो अगर किसी भी बेस पेयर के अंदर अगर हम डिप्लॉयड के बारे में बात करें तो 6.6 इंटू 9 बीपी होता है। ठीक है, अगर हम हैप्लॉयड के बारे में बात करें तो 3.3। ठीक है, 10 की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ये डिप्लॉयड है और ये क्या है? हैप्लॉयड है। और इकोलाई का कितना होता है? 46 इंटू 10⁻9 बीपी होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ये इनहेरिटेंस को मॉडरेट या फिर कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? डीएनए आरएनए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारे पास में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? 5 कार्बन की शुगर है। अब ये जो चेन है किसी ना किसी ग्रुप से तो जुड़ी होगी ना, तो ये किससे जुड़ी है? फॉस्फेट चेन से जुड़ी हुई है। और फॉस्फेट ग्रुप के साथ में इनके पास में नाइट्रोजन बेसिस भी प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि डीएनए के पास में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, 2 थ्रेड होती है उसके अंदर, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है। अब ये जब हेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है, अब अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉर्म में बताऊँ तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो उसी को अगर मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा है तो ये कैसे बनता है? ये पेंटोज शुगर, ठीक है, फॉस्फेट, फिर यहाँ पे अगेन पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, इस तरीके से ये क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो मतलब अगर जो बैकबोन है डीएनए की, वो क्या है? शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो अंदर इस तरीके जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, ये सब नाइट्रोजन बेसिस हैं। अब जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। देखो, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है? प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस आएंगे और पायरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस आएंगे। ये हमेशा डबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, और जो पायरिमिडिन रहते हैं इसमें सिंगल रिंग बनती है। देखो इसके अंदर आप एजी के बारे में पढ़ते हो और इसके बारे में आप कट के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखने का। ए से एडेनाइन, जी से ग्वानिन, ठीक है, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल, टी से थाइमिन। ठीक है, तो ये एजी और कट, ठीक है, ये दोनों याद करने के शॉर्ट फॉर्म है। तो बेसिकली आप ये देखोगे कि एक प्यूरिन एक पिरामिडिन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। तो इससे डबल जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है। अब मान लीजिए ये एक डीएनए और ये दूसरा डीएनए, तो यहाँ पर जो एक नाइट्रोजन बेसिस है तो ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा टी होगा, जी का हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? सी होगा। अब ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस दिखाया है, देखो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हैगिंग स्ट्रक्चर्स आपको जो ये नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस हैं ये। अब शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोला जाता है ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है ये? ईस्टर बॉन्ड। पर ये दोनों साइड से बॉन्ड बना रही, मतलब एक ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर भी है। ठीक है, 2 दिख रहे हैं ना आपको ये, मतलब इसकी बॉन्डिंग इसके साथ में भी हो रही है और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ में भी हो रही है। तो ये दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं फोस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। समझ रहे हो बात को? देखो इसका जो बॉन्डिंग है, ठीक है, शुगर का फॉस्फेट से, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इससे भी कनेक्ट हो रहा है और यही बॉन्ड इससे भी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से जो कनेक्टेड है उसको तो हमने क्या बोला कि वो ईस्टर है, लेकिन जब ये दोनों से कनेक्ट होगा तो हम इसको बोलेंगे फोस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये दोनों से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है ये।
क्यों? क्योंकि एक फॉस्फेट दो शुगर के साथ मिलकर बॉन्ड बना रही है। अब यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में भी बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया जिसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक बैकबोन बन चुका है। अब डीएनए और आरएनए के बीच में भी डिफरेंस होता है। अब बेसिकली मैं बात करूँ डीएनए के बारे में, तो ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा? शुगर, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोटाइड बेस। ये जब तीनों आपस में जुड़ेंगे तो ये मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, इसलिए हम डीएनए को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये सारे न्यूक्लियोटाइड बेस है जो आपको डीएनए के अंदर मिलेंगे, ATGC। अब आरएनए में क्या होगा? आरएनए में आपको यहाँ पर डीएनए में आपको थायमिन मिल रहा था, अब आरएनए में आपको थायमिन ना मिलकर आपको क्या मिलेगा? यूरासिल मिलेगा। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ है। अब आरएनए के अंदर क्या होता है? सेकंड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH, इसको बोला जाता है एडिशनल ग्रुप है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? डीएनए के पास में कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस है? ATGC। आरएनए के पास में क्या है? AUGC। और आरएनए के सेकंड पोजीशन पे उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसको बोला जाता है OH, क्योंकि ये एडिशन है। और इसी एडिशनल ग्रुप की वजह से आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और डीएनए कैसा होता है? डीएनए स्टेबल होता है। ओके, आरएनए इज़ मोर रिएक्टिव देन डीएनए। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है।